हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी सेकंड बुक है एनसीईआरटी। इसमें हम पांचवा चैप्टर डिस्कस करेंगे अधिकार। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे मैं आपको टॉपिक बता दूंगा, वहां से बनेंगे तो उस टॉपिक पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करो, इसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी। तो आपको क्लास 11 ESP हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको सर्च करना है और जाकर उसको ज्वाइन करना है। ठीक है, एक बार सिलेबस देख लीजिए। आपके टोटल 8 चैप्टर हैं, पांचवा चैप्टर आज हम कर रहे हैं। और सबसे पहला टॉपिक है हमारा अधिकार क्या है। अधिकार से आप क्या समझते हो, अधिकार का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो देखिए, अधिकार ऐसा दावा होता है मनुष्य का यानी मानव का ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो। अब ये औचित्य सिद्ध होने का मतलब क्या है, यानी कि मान लो कोई व्यक्ति अगर कहता है कि भाई मुझे ये अधिकार होना चाहिए तो उसका औचित्य सिद्ध होना चाहिए। औचित्य सिद्ध का मतलब है वो समाज को मंजूर होना चाहिए। ठीक है, समाज भी उसको बोले हाँ ये चीज होनी चाहिए, औचित्य सिद्ध हो। ऐसे नहीं कि कोई बोले कि भाई मुझे नशा करने का अधिकार होना चाहिए, मैं नशा करके मैं सड़कों पे निकलना चाहता हूँ, नशा करके मैं गाड़ियां चलाना चाहता हूँ। तो क्या समाज इसको कभी भी मान्यता देगा? कभी नहीं देगा, इसको कोई भी मान्यता नहीं देगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ये समझना है कि अधिकार एक ऐसे दावे को कहा जा सकता है जो समाज द्वारा मान्य हो, कानून के द्वारा मान्य हो, संविधान के द्वारा मान्य हो। ठीक है, जो सही हो। तो अधिकार हमको ये बताता है कि जो नागरिक है, जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, तो मनुष्य होने के नाते हम किस चीज के हकदार हैं, यानी हमको क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए, रोजगार को अपनी मर्जी से चुनने का अधिकार मिलना चाहिए, है ना। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, हमारे अधिकार हो जाते हैं। ठीक है, अधिकार को आप एक ऐसी चीज के रूप में देख सकते हो जो हम अपना समझते हैं, प्राप्य समझते हैं, यानी कि हम ऐसा मानते हैं जिसको कि ये हमको चाहिए। अगर ये हमें नहीं मिलेगा तो हमारा विकास नहीं हो पाएगा, यानी कि समाज का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो समाज में लोगों को जो चीज जरूर चाहिए होती है, जैसे रोजगार का अधिकार होना चाहिए, संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, उसको अपने विचारों को अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। तो ये सारे जो अधिकार हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऐसी चीज जिसे शेष समाज वैध दावे के रूप में स्वीकार करे, यानी कि ऐसी चीज जिसको समाज वैध रूप से माने, यानी जिसको लीगल माने। मैंने कहा था ना कि समाज के द्वारा मान्यता जिसको मिलेगी उसको हम अधिकार समझेंगे। अगर मान लो कोई ऐसी चीज है जिससे किसी दूसरे को नुकसान होता हो समाज में, तो उसको क्या अधिकार होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऐसी चीज जिसे समाज वैध माने, लीगल माने। ठीक है, इसका यह मतलब नहीं है कि हर वह चीज जिसे जरूरी और वांछनीय समझा जाए तो वो अधिकार हो जाएगी, ये भी बात सही है। हर चीज को हम अधिकार नहीं कह सकते। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो ये एक स्टूडेंट है, ये बच्चा है, ये किसी स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, अब स्कूल में पढ़ता है, इसकी एक यूनिफॉर्म होगी क्योंकि हर स्कूल की अपनी यूनिफॉर्म होती है। तो अगर ये लड़का ये बोले कि मेरी इच्छा हो सकती है कि स्कूल के लिए निर्धारित पोशाक की बजाय अपनी पसंद के कपड़े पहनूं, तो क्या ये मान्य होगा? बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। देखो, अब आपको पता है कि आपके स्कूल की एक यूनिफॉर्म है, अब आपका मन करे कि भाई मैं जीन्स पहन के जाना चाहता हूँ, मैं तो स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाना चाहता हूँ विद्यालय। तो क्या ये माननी चाहिए बात? नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो आप इसको अधिकार नहीं बोलोगे कि मेरा मन कर रहा है मैं कोई भी कपड़े पहन के चले जाऊं। नहीं, जहां पे जो यूनिफॉर्म है आपको वहां पे वही यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अधिकार नहीं माना जाएगा। अब आगे देखो, इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे स्कूल के लिए अपनी इच्छा अनुसार जो चाहूं वो पहनने अथवा जब चाहूं तब घर लौटने का अधिकार है। ठीक है, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि जो मर्जी जो मन करे वो कपड़े पहन के स्कूल चले जाओ, जब मन करे तब स्कूल से निकल लो अपने घर आ जाओ। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्कूल में है तो स्कूल के नियम जो कायदे कानून है उसका हमें पालन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिकार उन बातों का द्योतक है जिन्हें मैं या अन्य लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है अधिकार से मैं उन चीजों की बातें कर रहा हूं जो मेरे लिए भी जरूरी हैं और अन्य लोगों के लिए भी जरूरी हैं। ठीक है, ताकि हम अपना जीवन जो है सम्मान पूर्वक जी सके, गरिमापूर्ण जी सके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है अधिकार क्या होते हैं? अधिकार ऐसी चीजों को कह सकते हैं जो हमें मिले तो हम अपना जीवन सम्मान से जी सके। ठीक है, अब एग्जाम्पल आपके सामने है आजीविका का अधिकार। आजीविका मतलब होता है रोजी रोटी कमाने का अधिकार। ठीक है, हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार है, काम करके पैसा कमाने का अधिकार है, पैसा कमा के वो अपना जीवन जी सकता है। ठीक है, यह अधिकार सबको होना चाहिए।
सम्मानजनक जीवन जीने के लिए ये अधिकार बहुत जरूरी होते हैं। अगर मान लो आप ऐसे समाज में रहते हो जहाँ पे आपको अधिकार ना मिले तो आप कभी सम्मानपूर्वक जीवन भी नहीं जी पाओगे, और कहीं ना कहीं आप ये मान लो कि आप गुलामी में रह जाओगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है दास प्रथा होती है, ठीक है, आज के समय में नहीं है लेकिन एक समय में दास प्रथा होती थी, ठीक है। तो दास प्रथा जो होती थी वहां पे दासों को बहुत सारे अधिकार नहीं थे। ना तो वो स्वतंत्र रह सकते थे, ठीक है, ना वो अपनी मर्जी से कपड़े पहन सकते थे अपनी मनपसंद के, ना ही अपनी मर्जी से बहुत सारे कार्य कर सकते थे। वो दास थे, गुलाम थे, जो उनके मालिक उन पे अधिकार जताते थे, जो मालिक चाहते थे वो वही कर सकते थे। तो क्या वहां पे आपने देखा कभी कोई दास अपना विकास कर पाएगा? ऐसी स्थिति में नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यही चीज आपको बताई जा रही है कि हमें अगर अपना जीवन गरिमापूर्ण जीना है, सम्मान से जीना है, समाज में अपना विकास करना है, तो हमको अधिकार होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और बताइए, रोजगार में नियोजित होना व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता देता है। क्योंकि अगर आपको अलग अलग प्रकार के रोजगार में जाने का अधिकार होगा तो आप आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर पाओगे। अगर आपको अधिकार ही नहीं होगा तो कैसे आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, ठीक है। अब एक और उदाहरण है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार। अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार। हम अपने विचारों को बोलकर भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, गाने के माध्यम से गीत गाकर भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, या लिखकर भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो हमको हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता मिली हुई है, ठीक है, ये हमारा अधिकार है। तो ये अधिकार कहीं ना कहीं हमको सृजनात्मक और मौलिक होने का, ठीक है, मौलिक होने का मौका देता है। और ये लेखन के क्षेत्र में हो या फिर नृत्य या संगीत या किसी अन्य रचनात्मक क्रियाकलाप में हो, हमको कहीं ना कहीं मौलिक होने का अधिकार देता है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो अधिकार होता है ना, विचारों की अभिव्यक्ति या स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार, ये हमको सृजनात्मकता, यानी क्योंकि आपको पता है हर व्यक्ति क्रिएटिव होता है। मेरे अंदर कुछ खूबी है, आपके अंदर कोई दूसरी खूबी होगी, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है, हर व्यक्ति यूनिक होता है। तो कहीं ना कहीं अपनी जो क्रिएटिविटी होती है, रचनात्मकता होती है, सृजनात्मकता होती है, वो अभिव्यक्त तभी कर पाएगा व्यक्ति जब उसको ये अधिकार होगा, ठीक है। आपने देखा होगा कोई पेंटर होता है, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाता है, अपने विचारों को पेंटिंग के जरिए अभिव्यक्त करता है। कोई डांसर होता है, नृत्य जानता है, वो अपने डांस के जरिए अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। कोई सिंगर होता है, वो अपने मधुर संगीत के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। कोई लेखक होता है तो अपनी कहानियों के जरिए, अपनी कविताओं के जरिए अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, ठीक है। तो ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार जो होता है मानव को अपने विकास के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तभी हमारी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं दुनिया के सामने आएगी और हमारी क्रिएटिविटी हमारे काम आएगी, ठीक है। हर व्यक्ति क्रिएटिव है, कोई अच्छा सिंगर बन सकता है, कोई अच्छा डांसर बन सकता है, कोई अच्छा लेखक बन सकता है, ठीक है। तो कोई किसी काम में अच्छा हो सकता है। ये क्रिएटिविटी हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ होती है, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाज में रहने वाले तमाम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। समाज में जितने लोग रहते हैं सभी के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो होती है इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं अधिकारों की दावेदारी का दूसरा आधार जो है वो ये है कि हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है। बिल्कुल, अधिकारों की दावेदारी इसलिए भी की जाती है क्योंकि हमारी बेहतरी यानी मनुष्य के विकास के लिए, ठीक है, हमारे भले के लिए जरूरी है। अगर मनुष्य का भला नहीं होगा, ठीक है, अगर मान लो उसको अधिकार नहीं होंगे तो उसका भला नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं गुलामी वाली जिंदगी जिएगा, एक बेकार जिंदगी जिएगा, ठीक है। फिर ये लोगों को उनकी दक्षता और प्रतिभा विकसित करने में सहयोग देती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा होती है, कोई ना कोई दक्षता होती है, ठीक है। उसको कहीं ना कहीं विकसित करने में ये सहायता करती है। एग्जाम्पल, जैसे मान लो शिक्षा का अधिकार, आपको हमको सभी को शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है कि हम एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं, यानी हम शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार जो है हमारी तर्क शक्ति को विकसित करने में मदद करता है, क्योंकि जब हम शिक्षा लेंगे, एजुकेशन लेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो रीजनिंग है, तर्क करने की, सोचने की जो क्षमता है, उसका विकास हो पाएगा। अब मान लो किसी को शिक्षा का अधिकार ही नहीं दिया जाए, वो एजुकेशन ले ही नहीं सकता, अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो उतनी उसकी जो तर्क शक्ति है उतनी विकसित नहीं हो पाएगी, उसकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं हो पाएगी, ठीक है। और हमें उपयोगी कौशल प्रदान करता है, जीवन में सूझबूझ के साथ चयन करने में भी सक्षम बनाता है। तो शिक्षा का अधिकार जो होता है, अगर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हम अच्छे से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अपना तर्क लॉजिक लगा सकते हैं, हम कौशल यानी कि स्किल प्राप्त कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, और जीवन में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सूझबूझ के द्वारा, सोच समझ के द्वारा अपना डिसीजन ले सकते हैं। फिर व्यक्ति के कल्याण के लिए
इस हद तक शिक्षा को अनिवार्य समझा जाता है कि उसे सार्वभौम अधिकार माना गया है। ठीक है, अगर कोई कार्यकलाप हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदेह है तो उसे अधिकार नहीं माना जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई काम हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे कल्याण के लिए मान लो नुकसानदेह है यानी नुकसान पहुंचाता है तो उसको अधिकार नहीं माना जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, डॉक्टरी शोध ने यह प्रमाणित किया है कि जो नशीली जो दवाएं होती हैं वो हमारी स्वास्थ्य के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेकार होती हैं। ठीक है, तो उसको किसी को देना अच्छी बात नहीं है। इसलिए ये दावा नहीं कर सकते हम कि हमें नशीले पदार्थों के सेवन करने या सुई लगाना या धूम्रपान करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नशीली, अगर मान लो कोई व्यक्ति नशा करता है और नशा करेगा तो उसे खुद तो नुकसान होगा लेकिन वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। आपने देखा होगा कि जो धूम्रपान, आपने देखा होगा लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट या बीड़ी पीने वाले मामले में आपने देखा होगा कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह है और जो धूम्रपान करने वालों के आसपास होते हैं उनको भी नुकसान देता है। ठीक है, मान लो आप कहीं पे जा रहे हैं, आपके आगे आगे कोई आदमी चल रहा है, वो बीड़ी या सिगरेट पी रहा है, फूक रहा है मान लो, और आप उसके पीछे चल रहे हो, तो पी तो वो रहा है, उसको मजा आ रहा होगा या जो आ रहा होगा उसे पता है, लेकिन दूसरे के जिसकी नाक में वो धुआं जा रहा है, जिसकी सांसों में वो धुआं जा रहा है, उसके लिए भी नुकसानदायक है। यानी दोनों के लिए नुकसानदायक है, जो पी रहा है उसके लिए भी और जो नहीं पी रहा है उसके लिए भी नुकसानदायक है। ठीक है, तो कुछ चीजें जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए तो उसको हम अधिकार नहीं बोल सकते। ठीक है, फिर नशीले पदार्थ न केवल हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि वो कभी कभी हमारे आचरण और हमारे रंग ढंग को भी बदल देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को दूसरे लोगों को खतरा हो सकता है। आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं, शराब पीते हैं, शराब पी के बहुत गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं, गाड़ियां ठोक देते हैं, लोगों को मार देते हैं। कई बार शराब पी के लोग लड़ाइयाँ करते हैं, गाली गलौज करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ये सब। तो इसकी वजह से उनको खुद को तो जो नुकसान है वो तो है, लेकिन दूसरों के लिए भी वो खतरा बन जाते हैं। तो अधिकारों की हमारी जो परिभाषा है उसके अंतर्गत धूम्रपान करना या प्रतिबंधित या जो बैन दवाई है उसको लेना अधिकार के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अधिकार, हम उस चीज को नहीं मान सकते कि हम नशा करना चाहते हैं या हम कोई ऐसी दवाई लेना चाहते हैं जो कि बैन है, जिसको सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, हम उसको लेना चाहते हैं तो ये अधिकार नहीं माना जाएगा। ये गलत बात है। ठीक है, यही आपको समझना है। हर मांग, हर डिमांड को अधिकार नहीं माना जा सकता। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिसको समाज मान्यता दे, सरकार मान्यता दे, कानून मान्यता दे, उसको ही हम क्या मान सकते हैं, अधिकार मानेंगे। ठीक है, अब बात है कि अधिकार कहाँ से आते हैं। अधिकार भाई आते कहाँ से हैं? तो ये समझिए। तो देखो, एक जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो राजनीतिक सिद्धांतकार थे, जो बड़े बड़े विद्वान थे, जब उन्होंने अधिकारों के बारे में लिखा था, अधिकारों के बारे में, ठीक है, तो उन्होंने अधिकारों की जब प्रकृति के बारे में बताया था तो उन्होंने ये बताया था कि इसमें प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा जो है उसमें इसके महत्व को बताया गया था। ठीक है, कुछ विद्वान तो ऐसा मानते हैं कि ये जो अधिकार है ना, ये हमको भगवान से मिलते हैं। ठीक है, कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि ये जो अधिकार है ये हमको ईश्वर देता है। ईश्वर ने मान लो हमें, हमारा जो जन्म होता है तो जन्म के बाद हमको जीने का अधिकार है। ठीक है, जन्म हमारा हो जाता है, फिर हमें जीना होता है, तो जीने का अधिकार ये हमें नेचर ने दिया है, प्रकृति ने दिया है। तो कुछ लोग प्रकृति या फिर भगवान से उसको जोड़कर बताते हैं। मैं आगे, ठीक है, तो चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए, अधिकारों की अवधारणा को समझते हैं। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि अधिकार जो है हमको ईश्वर ने या प्रकृति ने दिए हैं। ठीक है, यानी भगवान ने या फिर प्रकृति ने हमको अधिकार दे रखे हैं। ये अधिकार जन्मजात होते हैं, यानी जैसे ही हमारा जन्म होता है या किसी व्यक्ति या जैसे ही किसी व्यक्ति का जन्म होता है, ठीक है, तो हमको अधिकार मिल जाते हैं, यानी जन्मजात मिल जाते हैं। कोई व्यक्ति या कोई शासक यानी कोई राजा हमारे से वो अधिकार छीन नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमको नेचर ने, प्रकृति ने वो अधिकार दे रखा है। अब यहाँ पे 3 प्रमुख प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं जो प्रकृति ने दिए हैं, ऐसा माना जाता है, ईश्वर ने दिए हैं। सबसे पहला है जीवन का अधिकार, यानी हमारा जन्म होता है, हम जीते हैं। ठीक है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हमें स्वतंत्रता मिलती है। तीसरा है संपत्ति का अधिकार। तो ये क्या माने गए? ये प्राकृतिक अधिकार माने गए हैं। अब प्राकृतिक अधिकारों का महत्व क्या होता है? ये अधिकार सभी मनुष्य को व्यक्ति होने के नाते खुद ही मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। कोई व्यक्ति है तो उसको स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाएगा, जीवन जीने का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, और अन्य अधिकार इन्हीं बुनियादी अधिकारों से उत्पन्न होते हैं, यानी इन्हीं जो बेसिक अधिकार हैं, जो अभी हमने जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा है, ठीक है, ये अधिकार से ही दूसरे अधिकार भी निकले हैं। इन अधिकारों का दावा किए बिना भी व्यक्ति के पास इनका अस्तित्व होता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति है, वो ना भी मांगे ये वाले अधिकार, तो उसको पहले से ही प्राप्त है। किसने दिए? प्रकृति ने दिए,
भगवान ने दिए, नेचर ने दिए। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में, आजकल के समय में देखें तो प्राकृतिक अधिकारों के स्थान पर एक नया शब्द आ गया है, मानव अधिकार। अब हम इसको प्राकृतिक अधिकार नहीं बोलते, हम बोलते हैं मानव अधिकार, यानी कि ह्यूमन राइट। आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा ह्यूमन राइट, या हिंदी में इसको मानव अधिकार के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि आधुनिक दृष्टिकोण में आज के समय में अधिकारों के प्राकृतिक या ईश्वर प्रदत्त, यानी ईश्वर ने हमको अधिकार दिए हैं, ये कम माना जाता है, ठीक है। ये माना जाता है कि ये अधिकार जो है इसको मानव अधिकार की कैटेगरी में रख दो, ईश्वर ने दिए हैं, क्योंकि कुछ लोग तो ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आ जाती है। अब बात करते हैं आगे, प्राकृतिक अधिकारों के स्थान पर मानव अधिकार ने ले लिया है, ठीक है। यानी प्राकृतिक अधिकार जो होते थे, अब उसके स्थान पे नए अधिकार आ गए हैं जिसको मानव अधिकार कहा जाता है। तो पहले अधिकारों को प्रकृति या ईश्वर के द्वारा माना जाता था कि प्रकृति या ईश्वर ने हमको दिए हैं, लेकिन अब ये विचार कम मान्य है, यानी अब इसको बहुत कम ही लोग मानते हैं, और मानव अधिकारों का महत्व जो है आज की डेट में बढ़ गया है, ठीक है। आज के समय में इसको हम क्या बोलते हैं, मानव अधिकार बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं आधुनिक समय में, आज के समय में, ठीक है, जो नया दृष्टिकोण आया है, यानी कि अधिकारों को लेकर आज के समय में जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसको समझते हैं। तो देखिए, अधिकार अब उन गारंटियों के रूप में देखे जाते हैं जो मनुष्यों ने स्वयं विकसित करे हैं, ठीक है। आपको हमारा जो संविधान है, आपको पता है हमारा जो संविधान है वो हमको कुछ मौलिक अधिकार देता है, ठीक है, मौलिक अधिकार देता है। और मौलिक अधिकार देने का मतलब है उन अधिकारों की गारंटी देता है। अगर कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो हम कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये चीज हम बुक 1 में पढ़ चुके हैं। तो ये जो आज के समय में अगर हम अधिकार को देखें तो अधिकार वो गारंटी है जो मनुष्यों ने स्वयं विकसित करी है, मनुष्यों ने, क्योंकि हमारा संविधान किसने बनाया है, भगवान ने थोड़ी बनाया है, इंसान ने ही बनाया है ना हमारा संविधान, हमारे संविधान सभा के मेंबर ने बनाया है। तो हमारे संविधान सभा के मेंबर ने मिलकर संविधान बनाया और संविधान में कुछ अधिकार दिए और उन अधिकारों की हमको गारंटी मिली जिसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो ये समझ गए, बिल्कुल सिंपल। आगे देखो, ये गारंटी एक बेहतर और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक मानी जाती है, क्योंकि जो हमें मौलिक अधिकार मिला हुआ है ना, या मौलिक अधिकारों की गारंटी मिली हुई है, ये एक बेहतर जीवन जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत जरूरी माना जाता है, ठीक है। मानव अधिकार जो है सभी मनुष्यों के लिए समानता, स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। आई थिंक आपने अच्छे से समझ लिया होगा, समानता पढ़ाया हुआ है। स्वतंत्रता की बात भी हम कर चुके हैं, आपने ये चैप्टर भी देख लिया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। गरिमा की रक्षा यानी सम्मान की रक्षा के लिए है, और ये किसी भी प्रकार की असमानताओं को चुनौती देते हैं। तो मानव अधिकार क्यों मिले हुए हैं, मानव अधिकार इसलिए मिले हुए हैं ताकि लोगों को समानता मिल सके समाज में, उनके साथ स्वतंत्रता, उनको स्वतंत्रता मिल सके, ठीक है, उनके सम्मान की रक्षा हो सके, इसलिए मानव अधिकार दिए गए हैं। अब मानव अधिकार जो होते हैं उसकी मूल अवधारणा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। तो जैसे कि हमने समानता, स्वतंत्रता ये सब पढ़ ही लिया है तो आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो देखिए, समानता और विशिष्टता यानी सभी मनुष्य केवल मनुष्य होने के नाते समान और विशिष्ट महत्व रखते हैं, इसीलिए उनको समान अधिकार मिल जाते हैं। फिर समान अवसर यानी हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और अपनी संभावनाओं को साकार करने के लिए समान अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। यानी जो व्यक्ति है, हर व्यक्ति को क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, समान अधिकार मिला हुआ है। इसके बाद है असमानता का विरोध। ये विचार नस्ल, जाति, धर्म और लिंग पर आधारित असमानताओं को खारिज करता है, ठीक है। यानी कि आपको पता है समाज में सभी व्यक्ति को, क्योंकि वो मनुष्य है इसलिए सबको समानता का अधिकार मिला हुआ है, सबको समान अवसर मिलते हैं ताकि वो अपना विकास कर सके, ठीक है। इसको स्वतंत्रता के रूप में हम देख सकते हैं। फिर लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो या नस्ल हो, किसी भी आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, तो ये सब मानव अधिकारों के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। अब मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता यानी जो ह्यूमन राइट है, जिसको हम मानव अधिकार कहते हैं, तो इसकी सार्वभौमिकता कहने का मतलब है, आप भारत में रहते हो, मान लो आप भारत में रहते हो, तो भारत में आपको कुछ अधिकार मिले होंगे, ठीक है। कोई ब्रिटेन में रहता होगा तो ब्रिटेन में भी उसको वो अधिकार मिले होंगे, कोई अमेरिका में रहता होगा तो अमेरिका में भी उसको वो अधिकार मिले होंगे। तो कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया में रहते हैं, ठीक है। तो उसको सार्वभौमिकता कहा जाता है। तो मानव अधिकारों का उद्देश्य हर व्यक्ति के आंतरिक मूल्य और गरिमा को मान्यता देना है, हर व्यक्ति, अब वो दुनिया में कहीं भी रहता हो, हर व्यक्ति, समझ रहे हो। फिर कोई भी व्यक्ति दूसरों का नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है, सभी स्वतंत्रता के अधिकारी हैं, ठीक है। दुनिया में आप कहीं भी रहते हो तो आप किसी का नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो,
आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, आप स्वतंत्रता के अधिकारी हो, स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलना ही चाहिए। तो मानव अधिकार सार्वभौमिकता की बात करता है, ठीक है। फिर संयुक्त राष्ट्र और मानव अधिकार, जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, और मानव अधिकार। तो सार्वभौम घोषणा पत्र में ये मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता को मान्यता देने का प्रयास है, ठीक है। यानी ये दावों को विश्व समुदाय द्वारा स्वीकृत करता है और उन्हें वैश्विक स्तर पर लागू करने का प्रयास करता है। कहने का मतलब है कि जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने भी अपने घोषणा पत्र में कहा है कि जो मानव अधिकार होते हैं वो पूरी दुनिया में लोगों को समान रूप से मिलने चाहिए। लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, उन्हें कार्य करने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। ये सार्वभौमिकता बताता है। अलग अलग समाजों में जैसे नए नए खतरे और चुनौतियां उभरती हुई आई हैं, वैसे ही मानव अधिकार की सूची जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। पहले के समय में जिन चीजों को लोग सोच भी नहीं सकते थे, आज के समय में उसकी भी बात करते हैं मानव अधिकारों में। यानी मानव अधिकार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब कैसे कैसे बढ़ रहे हैं, मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दूंगा, आप समझ जाओगे। आज से 100 साल पीछे चले जाओ, 100 साल पीछे इतना प्रदूषण नहीं था, स्वच्छ हवा थी, लोग साफ सुथरा खाते थे, ठीक है, अनाज साफ सुथरा मिलता था, मिलावट नहीं होती थी, प्रदूषण नहीं था, अच्छी जिंदगी जी रहे थे। आज के समय में आपको पता है जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है वो सुरक्षित नहीं है, खूब पेड़ काटे जा रहे हैं, खूब पॉल्यूशन होता जा रहा है, ठीक है। तो लोग प्राकृतिक पर्यावरण को लेकर काफी सचेत हो गए हैं और स्वच्छ हवा की मांग करने लगे हैं कि हमको सरकार स्वच्छ हवा दे, शुद्ध जल, टिकाऊ विकास जैसे अधिकारों की मांग करते हैं। पहले तो ये अधिकारों में नहीं आता था, ये सबके पास होता था। अब पानी दूषित होने लगा है ना, अब नदियां दूषित होने लगी, अब हवा दूषित होने लगी है, तो अब इनको भी कहीं ना कहीं मानव अधिकारों में देखा जाने लगा है कि हर मानव को स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, साफ हवा मिलनी चाहिए, ठीक है। फिर युद्ध या प्राकृतिक संकट के दौरान अनेक लोग जो हैं, खासकर जो महिलाएं होती हैं, जो बच्चे होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं समस्याओं को बहुत झेलते हैं, ठीक है। तो उनमें भी कहीं ना कहीं जागरूकता आई है और वो भी विभिन्न प्रकार के जो अधिकार होते हैं उसकी मांग मांग जो है वो करने लगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता, ठीक है। तो मानव अधिकारों के दावों को कि नैतिक अपील चाहे जितनी भी हो, लेकिन सफलता कुछ कारकों पर ही निर्भर करती है। सफल कब होंगे मानव अधिकार की, चाहे कितनी भी मांग कर लो, वो तभी सफल होंगे जब हमारी जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, ठीक है, और कानून के जो समर्थक लोग होते हैं वो इसको मान्यता देंगे। यानी जब इसको कानूनी मान्यता मिल जाती है ना, तभी ये महत्वपूर्ण होते हैं। अब आप देखोगे हमारे यहाँ पे विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी है, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। किसी दूसरे देश में अगर आप देखोगे जहाँ पे तानाशाही वाला शासन है, वहां पे लोग अपने विचारों को खुलकर अभिव्यक्त नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे आप सरकार की आलोचना कर सकते हो, सरकार की बुराई कर सकते हो, सरकार की कमियां निकाल सकते हो, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं, ठीक है, खासकर मैं बताऊं नॉर्थ कोरिया जैसे देश, तो वहां पे अगर आप सरकार की आलोचना करोगे तो आप कर नहीं पाओगे, सरकार आपको जेल में डाल देगी, फांसी पे लटका देगी। तो अधिकार जो है ना, वो अधिकार तभी मान्य होते हैं जब उसको कानूनी मान्यता मिल जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं बोल सकते सब जगह दुनिया के सारे देशों में कि मुझे ये अधिकार मिलना चाहिए। उस देश में अगर कानून मान्यता देता होगा तो ही आप उसको बोलोगे, ठीक है। आगे देखो, अनेक देशों में अधिकारों के विधेयक वहां के संविधान में प्रतिष्ठित रहते हैं, क्योंकि आप देखोगे अलग अलग देशों में जो भी अधिकार होते हैं वहां का जो कानून होता है उसमें मिल जाएगा, उनके संविधानों में मिल जाएगा, ठीक है। संविधान देशों के सर्वोच्च कानूनों के द्योतक है, इसलिए कुछ खास अधिकारों की संवैधानिक मान्यता उन्हें बुनियादी महत्व प्रदान करती है और अपने देश में इन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अलग अलग देशों में लोगों को अलग अलग प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं, कहीं पे कम अधिकार हैं, कहीं पे ज्यादा अधिकार हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो हमें अधिकार मिले हुए हैं जिससे हमारा जीवन सही से चल पाता है उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, संविधान में उन अधिकारों का उल्लेख रहता है जो बुनियादी महत्व के माने जाते हैं। कुछ अन्य ऐसे अधिकारों का भी हमारे संविधान में उल्लेख संभव है जो किसी देश के विशिष्ट इतिहास या फिर मान लो उनका जो रीति रिवाज कल्चर है उसके चलते भी आते हैं। एग्जाम्पल के लिए भारत में अस्पृश्यता पर प्रतिबंध, आपको पता है हमारे यहाँ पे लंबे समय तक जाति वाला भेदभाव होता था, कुछ जातियों को निम्न माना जाता था या उनको छूते भी नहीं थे लोग, छुआछूत बहुत चलती थी हमारे यहाँ पे। तो छुआछूत पे प्रतिबंध लगाया गया, अस्पृश्यता पे प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। तो कुछ देशों में ऐसा भी होता है कि वहां पे कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं जिसके कारण कुछ नए कानून बन जाते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ये था इसलिए कानून बनाना पड़ा। हो सकता है कि यूरोप के किसी देश में ये जाति प्रथा ना हो, वहां पे छुआछूत की समस्या ना हो, तो वहां पे ऐसा कोई कानून ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारे दावों को मिलने वाली जो कानूनी और संवैधानिक मान्यता है
वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि बहुत से जो सिद्धांतकार हैं, जो राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, वो अधिकार को ऐसे दावों के रूप में परिभाषित करते हैं जिन्हें राज्य ने मान्य किया हो। राज्य यानी जिन्हें सरकार ने मान्य किया हो। कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा, लोग सड़कों पे आ जाते हैं, विरोध करते हैं, अपनी सरकार से डिमांड करते हैं कि इस चीज पे कानून बनाओ। ठीक है, तो सरकार को लगता है कि हाँ भाई, उन्होंने कोई डिमांड जायज करी है और वो बनाया जा सकता है, तो सरकार उस पर कानून बना सकती है। यानी जब तक सरकार की मान्यता नहीं होगी, राज्य की मान्यता नहीं होगी, तब तक बहुत सारी चीजों को हम अधिकारों में काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे देखो, ज्यादातर मामलों में अधिकार जो है राज्य से किए जाने वाले दावे हैं। ज्यादातर मामलों में हम राज्य यानी अपनी सरकार से जो दावे करते हैं उसको अधिकार कहा जाता है। अधिकारों के माध्यम से हम राज्य सत्ता से कुछ मांग करते हैं। ठीक है, अधिकारों के माध्यम से ही हमें अधिकार है, तभी तो हम अपनी सरकारों से डिमांड करते हैं। जब हम शिक्षा के अधिकार पर जोर देते हैं तो हम राज्य से बुनियादी शिक्षा के लिए प्रावधान करने की मांग करते हैं। समाज भी शिक्षा के महत्व को स्वीकार कर सकता है और अपनी तरफ से इसमें सहयोग कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल। जब हम अपनी सरकार से बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं कि कम से कम बेसिक शिक्षा तो बच्चों को मिलनी चाहिए, ठीक है, तो हम एक तरह से शिक्षा के अधिकार की मांग कर रहे हैं। ठीक है, समाज भी शिक्षा के महत्व को स्वीकार कर सकता है। समाज भी जानता है कि शिक्षा का क्या अहम योगदान होता है। ठीक है, तो इस तरीके से समाज भी उसमें सहयोग कर सकता है डिमांड में। विभिन्न समूह विद्यालय खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, बच्चों को जो छात्रवृत्ति होती है, स्कॉलरशिप होती है, ठीक है, और फीस वगैरह जो होती है वो जमा कर सकते हैं, ताकि तमाम वर्ग के जो बच्चे हैं वो शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकें। लेकिन मुख्यतः ये जिम्मेदारी जो होती है वो सरकार की ही होती है। कोई व्यक्ति चाहे तो स्कूल खोल सकता है, बच्चों को एजुकेशन दे सकता है, लेकिन मेन जो जिम्मेदारी होगी वो सरकार की होगी, क्योंकि कोई एक व्यक्ति कितने स्कूल खोल सकता है? 1, 2, 3, 10? सरकार तो हजारों लाखों स्कूल खोल सकती है ना, तो मेन जिम्मेदारी जो होती है वो सरकार की होती है। ठीक है, तो यानी राज्य यानी सरकार को ही आवश्यक उपायों का प्रवर्तन करना होता है, जिससे हमें शिक्षा के अधिकार की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। ठीक है, जिससे कि लोगों को शिक्षा का अधिकार मिल सके। इस प्रकार अधिकार जो होते हैं वो राज्य को कुछ खास तरीकों से कार्य करने के लिए वैधानिक दायित्व सौंपते हैं। यानी अधिकार जो होते हैं वो सरकार को भी जिम्मेदारी सौंपते हैं ताकि वो भी काम करे। ठीक है, प्रत्येक अधिकार निर्देशित करता है कि राज्य के लिए क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। अधिकार ये भी बताता है सरकार को कि सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। ठीक है, सरकार के भी अधिकार होते हैं। सरकार को भी, जैसे हमारे देश की सरकार है, वो संविधान के दायरे में ही काम कर सकती है। सरकार के पास पावर है, ताकत है, लेकिन वो अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं कर सकती, संविधान के दायरे में रह के काम करेगी। ठीक है, एक उदाहरण है, इसको समझिए। मेरा जीवन जीने का अधिकार राज्य को ऐसे कानून बनाने के लिए बाध्य करता है जो दूसरों के द्वारा क्षति पहुंचाने से मुझे बचा सके। ठीक है, कहने का मतलब है मेरा जीवन जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति का जीवन जीने का अधिकार है। तो राज्य क्या करेगा, सरकार क्या करेगी? ऐसा कानून बनाएगी ताकि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे आदमी को नुकसान ना पहुंचाए। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है, मार रहा है, उसकी हत्या करना चाहता है, तो सरकार क्या करेगी? उसके लिए स्ट्रिक्ट कानून बनाएगी ताकि दूसरे को जीवन जीने का अधिकार मिल सके। ठीक है, यह अधिकार राज्य से मांग करता है कि वो मुझे चोट या नुकसान पहुंचाने वालों को दंडित करे। अब मान लो कोई व्यक्ति है, वो किसी दूसरे की हत्या करना चाहता है। अब आपको पता है जीवन जीने का अधिकार हमको मिला हुआ है, समझ रहे हो ना? तो सरकार के पास पहले से सरकार ने कानून बना रखे होंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की हत्या करना चाहता है तो उसको सजा मिलेगी। ठीक है, उसको दंडित किया जाएगा। अधिकार सिर्फ ये नहीं बताते कि राज्य को क्या करना है, यानी सरकार को क्या करना है, ये भी बताते हैं कि राज्य को क्या कुछ नहीं करना है, यानी सरकार को क्या करना है ये तो बताते हैं, सरकार को क्या नहीं करना है ये भी बताते हैं। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कि राज्य सत्ता महज अपनी मर्जी से उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। बिल्कुल, हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, सरकार का मन करेगा तो सरकार हमको गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर वो किसी को सलाखों के पीछे करना चाहती है, यानी सरकार किसी को जेल में डालना चाहती है, तो इस कार्यवाही को जायज ठहराना पड़ेगा कि क्यों जेल में डाला। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करेगा, इलीगल काम करेगा, तभी उसको जेल में डाला जाएगा। ऐवे ही नहीं सरकार किसी को जेल में डाल सकती है। उसे किसी न्यायालय के सामने इस व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करने का कारण बताना पड़ेगा कि क्यों इसकी स्वतंत्रता कम की जा रही है, क्यों इसको जेल में डाला जा रहा है, कारण बताना पड़ेगा। इसलिए मुझे पकड़ने के लिए पहले गिरफ्तारी का वारंट दिखाना पुलिस के लिए आवश्यक है। ठीक है, आपने देखा होगा जब पुलिस किसी को पकड़ने जाती है तो कई बार बोलता है कि आपके पास वारंट है, आप हमारे घर में सर्च करने आए हो, क्या आपके पास सर्च वारंट है, या गिरफ्तार करने आए हो क्या गिरफ्तारी का वारंट है, यानी परमिशन है। ठीक है,
इस प्रकार मेरे अधिकार जो होते हैं वो राज्य सत्ता यानी सरकार पर अंकुश भी लगाते हैं। दूसरे तरीके से ये कहा जा सकता है कि हमारे अधिकार ये सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की सत्ता व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बिना काम करे। ठीक है, कहने का मतलब है कि अधिकार जो होते हैं वो सरकार को ये भी निर्देशित करते हैं कि सरकार जो होती है कभी भी अपनी पावर का मिसयूज ना करे और किसी भी प्रकार का, ठीक है, स्वतंत्रता की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन ना करे सरकार। राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सत्ता हो सकता है, यानी सरकार जो है बिल्कुल ताकतवर हो सकती है। उसके द्वारा जो बनाए गए कानून है वो बलपूर्वक भी लागू किए जा सकते हैं, जबरन भी किसी पे लागू किए जा सकते हैं। लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का अस्तित्व अपने लिए नहीं बल्कि व्यक्ति के हित के लिए होता है। सरकार अगर किसी को गिरफ्तार कर सकती है, जेल में डलवा सकती है, तो दूसरों के हित के लिए, ऐसे नहीं कि सरकार की किसी से दुश्मनी है तो उसको जेल में डलवा दे। इसमें जनता का ही अधिक महत्व है और सत्तारूढ़ जो सरकार होती है उसके ही कल्याण के लिए, ठीक है, ये काम करना होता है। सरकार को सोच समझ के करना होता है। इसके बाद बात करते हैं अधिकारों के प्रकार। तो अधिकतर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, ठीक है, यहाँ पे जो अधिकार होते हैं इसका घोषणा पत्र बनाने से अपनी शुरुआत करती है, यानी सरकारों का अधिकारों को लेकर घोषणा पत्र होता है। राजनीतिक अधिकार जो होते हैं नागरिकों को कानून के सामने बराबरी और राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देते हैं। आपको पता है हमारे राजनीतिक अधिकार क्या है? हम वोट दे सकते हैं 18 साल होने के बाद। अगर आपकी उम्र 18 साल नहीं है तो वेट करो, जब आप 18 साल के हो जाओगे तो आप वोट दे सकते हो, ये आपका राजनीतिक अधिकार है। फिर अगर आप चुनाव लड़ना चाहो, ठीक है, तो जब आपकी चुनाव वाली एज आ जाएगी, जैसे किसी में 25 साल होती है, कहीं पे 30 साल होती है, तो आपकी जो वो एज हो जाएगी तो आप चुनाव भी लड़ सकते हो। आप चाहो तो राजनीतिक पार्टी भी बना सकते हो, ठीक है, यानी वोट देने का अधिकार, अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार, ये सारे अधिकार शामिल होते हैं। ये सब हमारे राजनीतिक अधिकार हैं और ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में सब अधिकार लोगों को मिले होते हैं। फिर राजनीतिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़े होते हैं, ठीक है, जैसे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक जांच का अधिकार है हम सभी को। हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। मैं कोई वीडियो बना सकता हूँ और वीडियो में अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता हूँ, मुझे आज़ादी है, ठीक है। प्रतिवाद करने और असहमति प्रकट करने का भी अधिकार है। अगर मान लो सरकार कोई काम करती है और मुझे लगता है कि ये काम सरकार सही नहीं कर रही तो मैं उसका विरोध कर सकता हूँ, मुझे अधिकार है। या कि कोई व्यक्ति अगर गलत करता है, मुझे लगता है कि भाई ये गलत है, तो मैं उसका विरोध कर सकता हूँ, ठीक है, ये अधिकार हमको होता है। फिर लोकतंत्र और नागरिकों की बुनियादी जरूरतों के बीच में क्या संबंध है? तो बुनियादी जरूरत यानी जो बेसिक जरूरत होती है और जो राजनीतिक अधिकार है इसको समझते हैं। हमारी जो बेसिक जरूरत है वो क्या होती है? किसी भी व्यक्ति की रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है, स्वच्छ पानी, बिजली, ये सब हमारी क्या होती है? बेसिक जरूरत होती है। नागरिक अपने राजनीतिक अधिकारों को प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकता है, ठीक है, ये हमारे जो अधिकार होते हैं हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जिनके पास इन जरूरतों की पूर्ति नहीं है उनके लिए राजनीतिक अधिकार अप्रासंगिक हो जाएंगे। मान लो कोई व्यक्ति है, उसके पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है, उसके पास शिक्षा नहीं है, उसके पास आवास नहीं है, तो उसके लिए क्या महत्व करेंगे? ठीक है, ये महत्व नहीं बचेगा किसी चीज का। फिर आर्थिक अधिकारों की आवश्यकता। आप सभी को पता है कि हम जो जीवन जीते हैं कहीं ना कहीं पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पैसा कहाँ से आता है? कोई काम करके आता है, आर्थिक क्रियाकलाप करके। तो देखिए बुनियादी जरूरत यानी जो हमारी बेसिक जरूरत होती है उसकी पूर्ति करने के लिए हमको पर्याप्त मजदूरी मिलनी चाहिए, यानी जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए पर्याप्त पैसा मिलना चाहिए। उचित कार्य परिस्थितियां यानी सही काम की परिस्थितियां मिलनी चाहिए और अन्य आर्थिक सुविधाएं भी आवश्यक होनी चाहिए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति फैक्ट्री में काम करता है तो उसको सही मजदूरी मिले, सही टाइम पे, यानी 8 घंटे 10 घंटे जो भी उसकी जॉब है उसको उतने घंटे काम करने को दिया जाए। एक अच्छा माहौल मिले, ठीक है, अच्छी परिस्थिति मिले, साफ सफाई हो वहाँ पे, काम करने के लिए सही उसको जो जो भी उपकरण चाहिए वो उपकरण मिले और अन्य आर्थिक सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए। लोकतांत्रिक समाज में इन दायित्वों को स्वीकार किया गया है, ठीक है, और नागरिकों को आर्थिक अधिकार प्रदान करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। लोगों को आर्थिक जो अधिकार है वो हमारी सरकारें देती हैं, ठीक है। अन्य देशों में प्रथाएं। कुछ देशों में निम्न आय वर्ग यानी जिनकी आय बहुत कम होती है, जिसकी इनकम बहुत कम होती है, ऐसे नागरिकों को राज्य यानी सरकार के द्वारा आवास यानी घर मिल जाता है, चिकित्सा यानी कि अस्पतालों में उनको इलाज की सुविधा मिल जाती है, ठीक है। कुछ देशों में बेरोजगार व्यक्ति को न्यूनतम भत्ता दिया जाता है, यानी जो व्यक्ति काम नहीं करता, जिसके पास रोजगार नहीं है, उसको कुछ पैसा दे दिया जाता है जिससे वो अपनी बेसिक
जो नीड है उसको पूरा कर सके, जैसे रोटी कपड़ा मकान, कम से कम ये चीजें उसको मिल सके। ठीक है। भारत में प्रयास, भारत में भी गरीबों की मदद करने के लिए सरकार योजनाएं लेकर आती है, जिसमें से ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ताकि गांव के लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक है। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देकर लोगों की जो बुनियादी जरूरत है उसको पूरा करने में मदद करती है। ठीक है। अब बात करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अधिकारों के विस्तार और महत्व को समझते हैं। तो सांस्कृतिक अधिकारों की मान्यता, आपको पता है आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था नागरिकों को सांस्कृतिक दावों को भी स्वीकार कर रही है, हमारे कल्चरल दावों को भी स्वीकार करती है। हम अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का हमको अधिकार है। ठीक है। भाषा और संस्कृति के लिए हमें जो शिक्षण संस्थान है उसको बनाने का अधिकार है। हमें अपने जो हमारा कल्चर है उसको बचाए रखने यानी उसका संरक्षण करने का भी अधिकार है। ठीक है। और इन अधिकारों को बेहतर जीवन जीने के लिए भी जरूरी माना गया है। अगला पॉइंट है अधिकारों की सूची का विस्तार। अब धीरे धीरे अधिकारों की सूची हम देखें तो वो बढ़ती जा रही है, यानी नए नए प्रकार के अधिकार जो हैं वो जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि समाज की प्राथमिकता बदल रही है तो समाज के हिसाब से अधिकार भी बदलते जा रहे हैं। बुनियादी अधिकार यानी कुछ अधिकार जैसे कि जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समान व्यवहार यानी समानता का अधिकार, राजनीतिक भागीदारी यानी चुनाव लड़ने चुनाव जीतने या हारने जो भी है चुनाव लड़ने का, वोट देने का, ये सब हमें अधिकार मिलता है। ठीक है। हार जीत तो बाद में है। प्राथमिकता के साथ बुनियादी अधिकारों के रूप में ये सारी चीजें हमको मिलती है। ठीक है। ये अधिकार जो हमें लोकतांत्रिक देशों में मिलते हैं। अधिकार और जिम्मेदारी, अब देखो अधिकार केवल हमारी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं है बल्कि हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी भी डालते हैं। अब मान लो हमारे संविधान ने हमको अधिकार दे दिए, तो क्या आपको अधिकार मिले आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आपकी भी जिम्मेदारी होगी ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने मौलिक अधिकार पढ़े हैं तो मौलिक कर्तव्य भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अधिकार और जिम्मेदारी देखते हैं। अधिकार केवल राज्य पर ही नहीं बल्कि हम सभी नागरिकों पर भी जिम्मेदारी डालते हैं। एग्जाम्पल के लिए टिकाऊ विकास के लिए राज्य को कदम उठाने के साथ साथ नागरिकों को भी योगदान देना चाहिए। आपको पता है ओजोन परत की रक्षा करने के लिए हमें जो ऐसी चीजें नहीं जलानी चाहिए जिससे हानिकारक गैस निकले। ठीक है। जल और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमको भी भूमिका निभानी पड़ेगी। फिर वृक्ष रोपण यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, जंगलों को कटने से रोकना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है ताकि हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। फिर अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान, यानी अधिकारों का उपयोग करते समय हमें दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए। ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम सभी को है, लेकिन हमें दूसरों को भी उकसाना नहीं चाहिए। उनको ऐसा ना बोलो कि उनके हृदय को, उनके दिल को ठेस पहुंचे। हमें दूसरों की व्यक्तिगत पसंद, उनके कपड़े, उनके पहनने, उनके संगीत सुनने, उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो मुझे कोई गाना पसंद है, कोई म्यूजिक पसंद है, हो सकता है वो म्यूजिक आपको पसंद ना हो, तो आपको मेरे, समझ रहे हो, मेरे अभिव्यक्ति, मेरे विचारों की सम्मान करना चाहिए। अब आपको कोई गाना पसंद नहीं, मैं बोलूंगा यार ये क्या सुन रहा है, ये क्या बकवास गाना है। हो सकता है वो आपके लिए बहुत अच्छा हो, मेरे लिए बकवास हो, लेकिन मुझे सम्मान करना चाहिए कि नहीं भाई आपको पसंद है, जो चीज मुझे पसंद है हो सकता है तुम्हें पसंद ना हो। हमें एक दूसरे की जो सोच है उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है। टकराव और संतुलन, टकराव की स्थिति में अधिकारों को संतुलित करने की जरूरत है। एग्जाम्पल, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार गोपनीयता के अधिकार के साथ संतुलित होना चाहिए। ठीक है। बिना अनुमति किसी की तस्वीर लेना या सार्वजनिक जगह पर किसी की प्राइवेसी का हनन करना गलत है। अब मान लो कोई लड़का, आपने देखा होगा, मैं लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। एक बार मैं मेट्रो में जा रहा था, एक आदमी, एक बूढ़ा आदमी था, मतलब 55-60 साल का होगा, 70 तो नहीं। उसने एक महिला की फोटो खींच ली। अब फोटो कैसे खींच ली, उसके कैमरे में से आवाज आ गई। अब वो व्यक्ति, उसने दिमाग नहीं लगाया होगा कि कैमरे में से आवाज आ जाएगी। उस महिला ने देख लिया, उस महिला ने उसे बोला कि भाई तुमने मेरी फोटो क्यों खींची बिना परमिशन के। यानी हमें प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है दूसरों का। और उस महिला ने उस आदमी को इतना सुनाया कि मेट्रो में सब लोगों ने उस आदमी को खूब अच्छे से सुनाया। ठीक है। गलत था। फिर वो आदमी चला गया। तो कहने का मतलब है हमें दूसरों की प्राइवेसी का भी सम्मान करना है। ठीक है। हमें किसी की छुपकर फोटो खींच लेना या उसकी अनुमति के बिना उसकी तस्वीर लेना, ये भी बहुत गलत बात होती है। ठीक है। तो हमें संतुलन बनाए रखना है। फिर नागरिक स्वतंत्रता और सुरक्षा, नागरिकों को अपने अधिकारों पर लगाए जाने वाले नियंत्रण के प्रति सतर्क रहना चाहिए। यानी नागरिकों पे जो कंट्रोल किया जा रहा है, नियंत्रण लगाया जा रहा है, उसके पीछे जागरूक रहना है। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। देश की सुरक्षा के लिए किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ सेंसिटिव जगह होती है देश में, वहां पे लोगों को जाने की परमिशन नहीं होती, क्योंकि वहां पे कुछ हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो ऐसा भी होता है। लेकिन इन प्रतिबंधों का दुरुपयोग भी हो सकता है, जिससे नागरिक की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। चेतावनी, सरकारें निरंकुश हो जाती हैं कई बार और लोगों के कल्याण की बजाय उनके अधिकार का हनन करने लग जाती है। नागरिकों को कानूनी सलाह और न्यायालय में अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए। खासकर जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वहां पे होता है ये अधिकार, ठीक है। फिर अधिकारों का महत्व और सीमा, यानी अधिकार जो होते हैं संपूर्ण या सर्वोच्च नहीं होते, लेकिन लोकतांत्रिक समाज की नींव होते हैं। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और दूसरे के अधिकारों का भी हमको सम्मान करना चाहिए, ठीक है। अपने अपने अधिकार के प्रति भी जागरूक रहना है और दूसरे के अधिकार का भी हमको सम्मान करना है, ठीक है। तो ये चीजें हम आपने यहाँ पे समझ लिया अधिकार के बारे में। चैप्टर आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जरा भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, चैप्टर को एक बार बिल्कुल शांति से दोबारा देख लो। 2 बार अगर आप वीडियो को देख लेते हो तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, याद हो जाएंगी, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो। बहुत जल्दी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ रहा हूँ, तो कॉमेंट में ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के बारे में लिखें, ठीक है। मैं जल्दी से लेकर आऊंगा आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।